देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबाई लेंथ भी पढ़ेंगे और डिबाई शील्डिंग भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा के अंदर। डिबाई शील्डिंग क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ प्लाज्मा is its ability to shield out electric potential that are applied to it। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्लाज्मा में अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर देता है। शील्ड का मतलब होता है बाहर एक लेयर की तरह बना देना, जिस चीज को बाहर नहीं जाने देना, यानी कि उसको प्रोटेक्शन देना। तो एक प्रोटेक्शन लेयर जो होती है प्लाज्मा में वो बन जाती है और उसे ही अपन डिबाई शील्डिंग बोलते हैं। कैसे होगा, इसको कैसे समझेंगे? तो सपोज वी पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ प्लाज्मा। हम प्लाज्मा के अंदर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें शील्ड करना है, प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्ट करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं पहले। तो वो कैसे डेवलप करेंगे? सपोज वी पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ प्लाज्मा बाय इंसर्टिंग टू चार्ज्ड बॉल्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के नीचे जो है पूरा प्लाज्मा है। ओके, हमने क्या किया, दो बॉल ले ली, चार्ज बॉल, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल्स है, ठीक है, और एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। जाहिर सी बात है, हमने बैटरी अप्लाई कर रखी है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। तो हमने दोनों के बीच में हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉल्स हो गई, और इस बैटरी से हमने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, मतलब पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जो भी बैटरी से अपन को। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लाज्मा के अंदर बेसिकली डाल दी। अब होगा क्या? होगा क्या, द बॉल वुड अट्रैक्ट पार्टिकल्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। बॉल जो है वो अपने से ऑपोजिट साइन वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल थी, तो ये प्लाज्मा के अंदर हमारे पास होते क्या है, प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्योंकि ये वाला पॉजिटिवली चार्ज मेटल की बॉल थी, तो ये अपने चारों तरफ किसको अट्रैक्ट करेगी? नेगेटिव को। तो देखो, सारे नेगेटिव यानी कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ आ गए और उन्होंने क्लाउड बना लिया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लिया। इसी तरह से यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज बॉल थी उसने अपने चारों तरफ पॉजिटिव आयन का क्लाउड बना लिया, क्योंकि उसने अट्रैक्शन कर लिया सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर लिया। A cloud of ions would surround। आयन का जो क्लाउड होगा वो किसको सराउंड करेगा? नेगेटिव बॉल को। एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड सराउंड द पॉजिटिव बॉल, और पॉजिटिव बॉल को कौन सराउंड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ इफ द प्लाज्मा वर कोल्ड एंड देयर वर नो थर्मल मोशन। मान लीजिए कि जो प्लाज्मा है वो कोल्ड प्लाज्मा है, कोल्ड प्लाज्मा के अंदर थर्मल मोशन ज्यादा नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये जो शील्डिंग होगी दैट वुड बी परफेक्ट एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड would be present in the body of the plasma outside of the cloud। कोल्ड प्लाज्मा में क्लाउड के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। अब यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए थी? के क्यू अपॉन आर होनी चाहिए थी, अगर इसके पास चार्ज क्यू है तो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वाई? क्योंकि ये चारों तरफ का जो क्लाउड है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल पेनेट्रेट करके बाहर नहीं जाने देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होगी उनको बाहर जाने ही नहीं देगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों ने बेसिकली क्या किया, इस पॉजिटिव बॉल की जो वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी उसको एक प्रोटेक्शन दे दिया, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाए ही ना। प्लाज्मा की बॉडी, यानी कि प्लाज्मा की बॉडी मतलब यही वाला पार्ट है जो खाली वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। और वो जीरो किसकी वजह से मिल रही है? इस नेगेटिव चार्ज ने चारों तरफ जो क्लाउड की वजह से शील्डिंग करी है, उस शील्डिंग की वजह से। तो ये है। लेकिन इफ द टेम्परेचर इज फाइनाइट, लेकिन अगर टेम्परेचर फाइनाइट हुआ तो पार्टिकल एट द एज ऑफ द क्लाउड, क्लाउड के एज पे, क्लाउड के एज कौन सा है? ये बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर जो होता है उस हिस्से को एज बोलते हैं, ठीक है। एज वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी। वो अपना ये जो क्लाउड है वो छोड़ के इधर उधर बिखर जाएंगे। जब वो इधर उधर बिखर जाएंगे तो शील्डिंग के लिए
शील्डिंग के लिए जो क्लाउड शील्डिंग के लिए पहले मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन थे, अब थर्मल मोशन की वजह से 50 इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए, तो शील्डिंग कौन कर रहा है? रिमेनिंग 50 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग 50 इलेक्ट्रॉन्स उतनी शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, सो शील्डिंग इस केस में क्या होगी? परफेक्ट नहीं होगी। सो हैव इनफ थर्मल एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द पोटेंशियल वेल, हमारे इस जो हमने पोटेंशियल लगाया इससे बाहर निकल जाएंगे, और शील्डिंग जो होगी वुड नॉट बी परफेक्ट। सो आई होप डिबाई, इसे इस शील्डिंग को हम बोलते हैं डिबाई शील्डिंग। अब यहाँ पर डिबाई लेंथ के लिए डेरिवेशन हम करते हैं। टू कंप्यूट द अप्रोक्सीमेटेड थिकनेस ऑफ सच चार्ज क्लाउड, इस चार्ज क्लाउड की मोटाई, अप्रोक्सीमेटेड मोटाई जो है उसे डिबाई लेंथ कहते हैं, वो हम डिराइव करते हैं। सो पाइसन इक्वेशन इन वन डायमेंशन लगाते हैं। पाइसन इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, देखो, डेल टू फाई पोटेंशियल है, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा यूनिट में होता है, ठीक है। और हमारे पास डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई रो जो होता है वो होता है CGS गाउसियन यूनिट में, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है इसके अंदर हम CGS गाउसियन यूनिट के अंदर पाइसन इक्वेशन लेंगे। सो डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई रो। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है। मान लीजिए हमारे पास नंबर प्लाज्मा के अंदर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है Ni, तो ये नंबर डेंसिटी हो गया, किसकी? आयंस की नंबर डेंसिटी हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी हमारे पास में Ne हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में Ni आयंस है तो उनके करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा? प्लस का ई से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne है तो उनकी वजह से चार्ज कितना होगा? माइनस का ई से कर दो। तो टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? टोटल चार्ज डेंसिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का और आयंस का दोनों का होगा, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सो Ni प्लस ई प्लस Ni माइनस ई, ये हमारे पास रो की वैल्यू हो जाएगी। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, ये देख लीजिए, ठीक है। माइनस का 4 पाई, ई बाहर ले लिया, Ni माइनस Ni हो गया। इफ द डेंसिटी फार अवे इज एन इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी की वैल्यू का मतलब ये नहीं कि ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर इनफाइनाइट जो है वो एक लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा क्लाउड है उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए एन, तो Ni जो आयंस का है, आयंस की वैल्यू है वो हमारे पास एन इन्फिनिटी के बराबर होगा, करेक्ट। लेकिन अगर पोटेंशियल के अंदर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की बात कर रहे हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पोटेंशियल के अंदर ही है हमारे पास में, तो जो पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा उनका नंबर जो होगा वो किससे डिसाइड होगा? ये होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से। और आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो मैंने BSc सेकेंड ईयर की बुक है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसमें बताया है जो नंबर होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻ माइनस ई अपॉन KT, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। सो जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास n इन्फिनिटी हो सकता है, करेक्ट। सो Ni की वैल्यू जो है वो n इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ गया, और माइनस का ई क्या होता है? एनर्जी होता है। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई चार्ज को अगर 5 पोटेंशियल दिया जाए तो एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q×V। सो Q की जगह आ गया माइनस का ई और पोटेंशियल की जगह आ गया 5, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है, सो माइनस का हमें क्या रखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में? माइनस का एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, सो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा E5 और यहाँ हो जाएगा KT, जहाँ पे TE लिखा है अपन ने क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा, करेक्ट। और जो आयंस का नंबर है हमारे पास फार अवे जो है वो हम n इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों का यहाँ पे वैल्यूज हमें मिल गई है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। सो माइनस का 4 पाई जो है उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया, और Ni की जगह हमने रख दिया n इन्फिनिटी, और Ne की जगह अपन ने रख दिया ये यहाँ पर वैल्यू जो है अपन ने वैल्यू पुट कर दी।
नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन Ni एंड Ni। अगर अपन ने यहाँ पर जो शील्डिंग की बात करी है, अपन यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए, सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली वो सारे पोटेंशियल के अंदर है, इसलिए उसमें फॉर्मूले में पोटेंशियल वाला पार्ट आया है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन सारे बिल्कुल जो है वो इस क्लाउड से बहुत दूर हैं, तो बहुत दूर पे जो डेंसिटी है वो सारे के सारे आयंस की होगी, इसलिए आयंस की डेंसिटी में हमने ये लिया है। सेम चीज अगर अपन उल्टा करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा, मतलब कि दूसरे वाले केस के लिए करेंगे जहाँ पे आयंस चारों तरफ क्लाउड बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी उस तरह से होगा, तो भी हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एन इन्फिनिटी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास ये रहा। अगर मान लीजिए हमारे पास इन केस एक स्पेशल केस है कि ई फाई अपॉन के टी, ई की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम है, सो ई की पावर एक्स में एक्स की वैल्यू जब 1 से कंपेरिजन में बहुत कम होती है तो ई की पावर एक्स का एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, और ई की पावर एक्स का एक्सपांशन का पहले दो टर्म होते हैं 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और साथ में ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ये बचेगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बस 5 को रहने दो, इसी को रीअरेंज करके हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको पता है ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी टू फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सपोज करो इस वैल्यू को अपन बोल देते हैं 1/λ d का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल होता है, करेक्ट, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये उस एक्सपोनेंशियल में कोफिशिएंट आता है, सो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा 5, और यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, सपोज दैट कांस्टेंट इज 5 नॉट, और साथ में e रेज टू पावर, और क्योंकि ये x का टर्म है सो x मिलेगा माइनस का यहाँ पे x, और 1/d मिलेगा, सो 1/λ d, सॉरी 1/λ d है 1/λ d, सो सॉल्यूशन हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5 नॉट e रेज टू पावर माइनस x इंटू 1 अपॉन लैम्डा डी, यही सॉल्यूशन होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लैम्डा डी क्या होगा, इसको अपन 1 अपॉन लैम्डा डी का स्क्वायर माना, तो लैम्डा डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ के टी ई 4 पाई एन ई स्क्वायर, दिस लैम्डा डी इज कॉल्ड डिबाई लेंथ, और इसको डिबाई लेंथ क्यों बोलते हैं और ये कैसे उस क्लाउड की थिकनेस को बताता है ये भी देखते हैं। द क्वांटिटी लैम्डा डी इज कॉल्ड डिबाई लेंथ, इट इज अ मेजर ऑफ द शील्डिंग डिस्टेंस और थिकनेस ऑफ द शीथ, ये उस शील्डिंग की थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है, वाई, क्योंकि यहाँ पे 5 का फॉर्मूला देखना, डिबाई लेंथ इसको क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मुझे वो लिखनी चाहिए थी, 5 नॉट ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा डी। तो हमारे पास x जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये पॉजिटिव मेटल की बॉल थी और यहाँ तक हमारे पास में ये क्लाउड था, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ से अगर अपन यहाँ से सरफेस से एंटर करते हैं तो सरफेस से यहाँ अंदर तक आ गए, मान लीजिए x डिस्टेंस पे, है ना, x डिस्टेंस पे अपन आ गए। सो जब x की वैल्यू लैम्डा डी के बराबर होगी तो पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 5 नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डी, विच इज e रेज टू पावर -1 विच इज 0.375 नॉट, यानी कि पोटेंशियल जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% हो जाए उस लेंथ को, जिस लेंथ तक जाते जाते अपने मैक्सिमम का 37% हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिबाई लेंथ बोलते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। सो ये किसका मेजर कर रही है, बेसिकली थिकनेस का मेजर कर रही है कि ये क्लाउड जो है वो कितना ज्यादा मोटा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिबाई लेंथ। अब देखो द प्लाज्मा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिबाई लेंथ, प्लाज्मा पैरामीटर अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।